हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। करना भी चाहिए, कैरियर का है सवाल। आपको हेल्प करने की सीरीज में वन शॉट वीडियो जो मैथ्स के मैं बना रहा हूं उसमें मैं पहुंच गया हूं चैप्टर नंबर 4 पर, और ये है चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। तो वन शॉट वीडियो की हम लोग बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और एक बात कि अगर ये वीडियो वाकई हेल्पफुल हो आपके लिए, आपको लगे इससे फायदा हुआ है, तो अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उस आपके दोस्त को एक अच्छा कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए और मुझे बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन, जिससे मैं और अच्छे वीडियो और अच्छा सपोर्ट आपको ऑफर कर पाऊंगा। उम्मीद है आप इस पॉजिटिविटी को फैलाएंगे, क्योंकि ये आपकी तरफ से अरविंद सर को होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें आपका कुछ खर्चा नहीं लग रहा होगा। चलिए बात को शुरू करते हैं। अरविंद सर के वन शॉट औरों से होते हैं डिफरेंट। क्या डिफरेंस है औरों से, ये पहले बात कर लेते हैं। अरविंद सर वन शॉट, इसमें आपको मिलेंगे सारे टॉपिक कवर बेटा, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। 0 to हीरो सीरीज है। किसी बच्चे ने अब तक कोई पढ़ाई नहीं की है, फिर भी ध्यानपूर्वक इन वन शॉट वीडियोस को देखता है, तो उसका कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंच जाएगा, एकदम नॉलेज उसकी शानदार हो जाएगी और प्योर टीचिंग मिलेगी। कोई फालतू टॉक्स आपको नहीं मिलेंगी पढ़ाई के दौरान। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा 1 मिनट के अंदर, आप देखेंगे पूरी पढ़ाई होगी, कोई फालतू टॉक मैं नहीं करूंगा, जिससे आपके लिए टाइम वेस्टिंग ना रहे और आप अपने हिसाब से जल्दी जल्दी इसको कर लें। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 4। तो अच्छा, ये बताना भी जरूरी है कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका प्रेजेंटेशन उनको मिल जाए, उसके लिए आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं पर्सनली, तो अरविंद एकेडमी का ऐप है, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में है। वहां कई सारे कोर्सेज हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला पाने में सक्षम है। अगर आप देख लीजिए कौन सा सूटेबल कोर्स आपके लिए ठीक पड़ता है और कोर्स लेकर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आइए। अब रहा ये चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत, डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए यहां जो बातें लिखी हैं, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसके साथ एक नंबर एसोसिएट किया जा सकता है और उसी नंबर को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो कैसे होगा बात में, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ध्यान रखिएगा, जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी उसका डिटर्मिनेंट बनेगा। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो डिनोट करने का तरीका देखिए लिखा है, या तो आप लिखेंगे इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको, ये जो मैंने लिखा है, इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ना है। अच्छा, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि सर सिंबल तो वही है, तो कब इसको हम मॉडुलस ऑफ जो भी पढ़ें या डिटर्मिनेंट पढ़ें? तो उसका भी मेरे पास जुगाड़ है या आपके लिए कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? जब भी ये सिंबल आप यूज करेंगे और इसके अंदर की ए मैट्रिक्स हो, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, जैसे आपको छोटे छोटे जो कंफ्यूजन्स होते हैं वो लॉजिकल कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। और अगर ये मैट्रिक्स नहीं है, नॉट ए मैट्रिक्स, तो इसको आप पढ़ देंगे मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर इसके अंदर आपको मैट्रिक्स मिल रही है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और नहीं है तो मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट्स होल्ड करती हैं, ये मैंने अभी बताया है। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू वगैरह में भी ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए अगली बात देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स की बात करें डिटर्मिनेंट की, तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो इसका देखिए 1 by 1 हो गया ना, ऑर्डर रो है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, यानी इसको बोलेंगे ये ए के बराबर ही हो जाएगा। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम
किसी एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, वही प्रोसेस यहां चल रहा है। तो ऑर्डर 1 की चर्चा जो की वो आपके सामने है। अगला प्रश्न, अगली लॉजिक कॉन्सेप्ट को लेते हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर ऑर्डर 2 का कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? तो ये देखिए लिखा है, इसका ऑर्डर है बेटा 2x2, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी डिटर्मिनेंट की चर्चा कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये देखिए दो डंडा लगा के लिख दिया, यहां पर ए लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। और यहां पर A11, A12, A21, A22, ये डिटर्मिनेंट की चर्चा हो गई। अब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो A1, A2, A11, A22 माइनस A21, A12, तो ये जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आएगी उस मैट्रिक्स की जिसका ऑर्डर 2x2 है। ठीक है, अब मान लीजिए 3x3 ऑर्डर की मिल जाए मैट्रिक्स, वहीं तक कोर्स में है, 4x4 की नहीं आएगी। तो 3x3 की है तो कैसे डिटर्मिनेंट बनेगा? ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, इसको आपको ओपन करना आता होगा, फिर भी मैंने यहां 2 स्लाइडें डाल दी हैं। जैसे अभी डिटर्मिनेंट 3x3 ऑर्डर का लिखा हुआ है, अब इसको आप ध्यान से देखें तो इसको रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे भी ओपन कर सकते हैं। अगर मैं रो वाइज ओपन करने की चर्चा करूं यहां पर, तो इसमें जो स्टेप्स लिखे हैं वो दिखा देता हूं, फिर मैं, आप जानते ही होंगे कैसे खोलना है, मैं बता भी दूंगा। तो देखिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट A11, ये जो पहला एलिमेंट था A11, इससे जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे। ये रो हो गई जिसके अंदर ये है, ये कॉलम हो गया जिसके अंदर ये है, ये 4 एलिमेंट बचे। तो उसको कैसे लिख देते हैं? वो एलिमेंट A11 और साथ में -1 की पावर i प्लस जे। i प्लस जे का मतलब क्या? i मतलब किस रो में है, j मतलब किस कॉलम में है। तो -1 पहली रो पहला कॉलम, रो कॉलम, तो 1 + 1, और ये रहा दूसरा डिटर्मिनेंट, मतलब जो बचा है। इसी तरह आगे करेंगे तो सेकंड एलिमेंट ये रो वाइज ओपन कर रहे हैं 1 2, और इससे जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे हम लोग। तो ये 4 एलिमेंट बचे। ठीक, इसी 4 एलिमेंट की हम डिटर्मिनेंट बना लेंगे। देखिए A12 और -1 का पावर 1 + 2, रो प्लस कॉलम, और बाकी बचे हुए जो एलिमेंट बचे उसको यहां पर लिख लिया गया है साथ में। अब तीसरा भी एक है, उसको भी स्टेप नंबर 3 कर देना होगा। तो इसमें देखिए तीसरी वैल्यू ये थी, इसको अगर मैं हटा दूं ऐसे, तो A13, तो A13 से जाने वाला कॉलम और रो को छोड़ देना है। ये 4 एलिमेंट बचे, तो इसको देखिए इस तरह मेंशन कर लेना है। मेरे ख्याल से ये आ गया स्टेप नंबर 3, -1 की पावर 1 + 3 A13, और रही दूसरे डिटर्मिनेंट की बात। अब ये स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे? जो हमने 1 2 3 निकाला सबको जोड़ के लिख देंगे। तो यहां पर देखिए डिटर्मिनेंट A -1 की पावर 1 + 1 A11, और पहला, दूसरा, तीसरा, और सेकंड वाले को ओपन करने का तरीका हमको मालूम था, इस तरह हम ओपन कर लेते हैं। ये ओपन करना मुझे पूरा विश्वास है आपको आता होगा, फिर भी मैंने कहा जब हम पूरी चीज कवर कर ही रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ा जाए। अच्छा, इसका एक सरल तरीका, मतलब यही तरीका है, इसमें कोफैक्टर वाला तरीका भी आ जाएगा, उससे भी ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन करने का तरीका है, और ये चारों स्टेप्स को जब हम ओपन करते हैं तो चारों स्टेप्स को एक साथ ऑल टुगेदर अप्लाई कर देते हैं, बस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओपन हो जाता है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए इसमें। जैसे, फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट along that row or column which contains maximum number of zeros। तो जैसे हम वहां पर रो और कॉलम चुनते हैं ना, तो किसी भी रो के along, किसी भी कॉलम के along हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो कौन सी रो या कॉलम आप चूज करें, वो रो या वो कॉलम चूज करिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो मिल रहे हो। मान लीजिए रो ले ली आपने, और रो में A11 है, फिर 0 0 है, बाकी और एलिमेंट लिखे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट रो के अलॉन्ग खोलना ज्यादा आरामदायक होगा। क्यों? क्योंकि जहां 0 0 ज्यादा होंगे उसका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, तो बहुत कम कैलकुलेशन में उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे आप। While expanding instead of multiplying, -1 की पावर i + j
इसको हम हमेशा ध्यान क्या कर लेते हैं कि इसका जो सम है अगर वो ऑड है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर i प्लस जे का सम इवन है तो उसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे तेजी से हम काम कर सकें। वरना हर जगह -1 की पावर i प्लस जे लिखकर करने में समय लगेगा और एफर्ट लगेगा। तो अननेसेसरी जहां बचा सकते हैं समय और एफर्ट वहां क्यों लगाया जाए। खैर, अब जैसे कि यहां ये जो जिस प्रॉपर्टी का जिक्र होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपसे सवाल इस पे बनते रहते हैं। अब इन्होंने दिखाया क्या है वो देख लीजिए। वैसे तो प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है वो उसको शो करने का तरीका है। यहां देखिए लिखा हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू KB है, K कोई कांस्टेंट है ना, यहां लिखा भी होगा, या K कोई कांस्टेंट है, K इज सम नंबर। अगर मैट्रिक्स में ऐसा रिलेशनशिप है तो जो इसका डिटर्मिनेंट होता है वो K की पावर n टाइम्स B के बराबर होता है। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A एंड B दोनों की सेम ऑर्डर है तो ये चर्चा की जाती है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ B है, ये रिलेशन बहुत ही काम का है और इस पे आपके सवाल आते हैं। तो इसी को इन्होंने ये यहां पे समझाने का प्रयास किया है, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी आप ध्यान के रखिए कि अगर हमारा इफ A इज इक्वल टू KB देन डिटर्मिनेंट ऑफ A की जो वैल्यू है वो K की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ B होगा। A B मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और n है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं दोनों, और K कोई नंबर है, n ऑर्डर की बात मैंने करी दी। तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। आगे चलते हैं कदम। रिमार्क, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ A कोई नंबर वैल्यू निकलेगी या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दोनों वैल्यू बराबर आती है। ये ट्रांसपोज हम लोग पिछले चैप्टर में इसकी कहानी समझ चुके हैं, जहां रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू सेम निकलेगी। ये ध्यान रखिए, कई जगह इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग करते रहेंगे। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिमार्क कुछ हैं, इनको भी ध्यान पूर्वक देख लेते हैं। वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट। हम जब कॉमन लेते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाऊं कि जैसे यहां लिखा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये एक हमारा डिटर्मिनेंट है। तो अगर हम यहां से इस रो से 2 कॉमन ले लें एक रो से, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी मैट्रिक्स को 2 into ऊपर कॉमन लिया है तो 1 2 3 और बाकी 8 10 12 और 14 18 और ये ऐसे ही बनी रहेगी। तो आप किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता था कि जब ये कॉमन लेते थे तो हर डिजिट से कॉमन आता था और मल्टीप्लाई भी करते थे तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था इन केस ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में जब आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो किसी रो या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से, सारे एलिमेंट को नहीं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का फर्क समझ पा रहे होंगे, ठीक। इफ corresponding element of any 2 rows or column of a determinant are proportional in the same ratio then its value is 0। यानी कोई डिटर्मिनेंट आपने लिखा है और अगर प्रोपोर्शनल आ जाए, जैसे A1 A2 A3 है और यहां पर यहां देखिए प्रोपोर्शनल है क्या, तो नहीं प्रोपोर्शनल है। अगर मैट्रिक्स ऐसे लिख दी जाए, मान लीजिए 1 2 3 और यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 4 6 और 7 8 9, ये इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0। क्यों? पहली और दूसरा रो आपस में प्रोपोर्शनल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा आ जाएगा रो, ठीक। तो अगर कोई 2 रो या 2 कोई कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाएं,
यानी A1 A2 A3 है तो ये K1 K2 K3 तो उसकी वैल्यू 0, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इतना पकड़ के चलिएगा, जगह जगह इस्तेमाल होगा। मैं कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। जो MCQ आए, कुछ आए, बड़ा सवाल, छोटा सवाल, उल्टा सवाल, सीधा सवाल, सब कर लेंगे आप, बशर्ते आप ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने और थोड़े नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको वो चीज याद हो जाए या पूरी तरह समझ में आ जाए। अब अगली बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। तो माइनर कोफैक्टर क्या होते हैं ये भी फटाफट देख लेते हैं। तो हाउ टू राइट द एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म यूजिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो यहां पर एक डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका भी हम देखेंगे माइनर और कोफैक्टर के फॉर्म में, ठीक है। उससे पहले माइनर किसे कहते हैं माइनर? तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij क्या होगा? जो मैट्रिक्स है जिसमें रो या कॉलम में वो शामिल है, उसको छोड़ के बचा हुआ डिटर्मिनेंट आप लिख दीजिए, वो हो जाता है माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। और उसको शो कैसे करते हैं? Mij से। जैसे मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल के लिए फिर लिख देता हूं, जैसे बात पूरी पकड़ में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 बाई 3 की डिटर्मिनेंट मैंने ले रखा है। अब यहां पर अगर मैं माइनर बोलूं कि माइनर ऑफ 1 2 बताओ, तो माइनर ऑफ 1 2 का मतलब क्या है? मैं इस 2 एलिमेंट का माइनर बोल रहा हूं। तो माइनर ऑफ 2, इसका मतलब M12 है, माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसके माइनर के लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे जाने वाली रो और इससे जाने वाला कॉलम हटा देंगे, और बाकी जो एलिमेंट बचेंगे, जो डिटर्मिनेंट बचेगा, वो आ जाएगा 4 6 7 9। ये माइनर हो गया। बस इसे ही माइनर बोलते हैं, कुछ नहीं करना आपको। उस एलिमेंट से जाने वाली रो, उस एलिमेंट से जाने वाला कॉलम उड़ा दीजिए, और बचा हुआ जो केस है वो माइनर हो जाएगा। किसका? जिस एलिमेंट के रहते रो कॉलम उड़ाया है। जैसे मैंने यहां क्लैरिटी के साथ आपके लिए लिखा है, इससे आप बात को पकड़ पा रहे होंगे। अब अगली बात करते हैं कोफैक्टर की। ये बात पकड़े आप। अब मैं कोफैक्टर की बात करता हूं, यहां भी कहीं लिखा होगा, बच्चा भी माइनर बता रहे हैं, तो यहां लिखा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो, तो डिटर्मिनेंट माइनर का n-1 होता है। n-1 होता ही है। यहां 3 बाई 3 की डिटर्मिनेंट था या मैट्रिक्स थी, ये 2 बाई 2 का हो गया, एक कम हो गया क्योंकि रो कॉलम उड़ाए हुए हो। हाँ, n की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। सिंगल वाला ले लोगे तो दिक्कत है, ठीक। अब कोफैक्टर की बात करते हैं। तो इसी ये माइनर की बात देखिए, लिखी है M11 यानी ये माइनर, तो रो और कॉलम उड़ा दो, तो ये देखिए 2 -1 -4 3, ये 2 आंसर आ गया। समझ पाए होंगे जो मैंने पीछे समझाया भी। अब कोफैक्टर में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, कुछ भी बहुत ही सरल है। मतलब आप जब कोफैक्टर लिखते हैं, जैसे C11 लिखे हैं Cij, तो -1 की पावर i प्लस j को आप माइनर से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। -1 की पावर i प्लस j को माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा कोफैक्टर। जैसे यहां पर ये डिटर्मिनेंट जो आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूं। अगर मैं यहां कोफैक्टर निकालना चाहूं C11 का, पहला रो पहला कॉलम यानी 1 का कोफैक्टर, तो मैं क्या करूंगा? -1 की पावर i प्लस j रो प्लस कॉलम और माइनर ऑफ M11 हो गया कोफैक्टर। यानी या मैं निकालना चाहूं, देखिए C12 लिखा तो C12 लिख दीजिए, यानी इस 2 का, तो इसका मतलब -1 की पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2। तो ये कोफैक्टर है। कोफैक्टर और माइनर में केवल साइन का ही फर्क आएगा, माइनस प्लस, क्योंकि -1 की पावर अगर ऑड होगी तो वो माइनस बन जाएगा, और -1 की पावर अगर इवन होगी तो +1 ही रहेगा। ठीक, बात पकड़ में आ रही होगी। इस केस में कोफैक्टर माइनर बराबर है, क्योंकि ये ऑड नंबर इवन नंबर है, 1 आ जाएगा। यहां ऑड है तो माइनस के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से कोफैक्टर और माइनर की बात की जाती है। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब अगर एक्सपैंड करें हम डिटर्मिनेंट को, तो कैसे एक्सपैंड करते हैं इसकी चर्चा है। एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट डेल्टा, मतलब डिटर्मिनेंट को शो कर रहे हैं अलोंग R1, हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। डेल्टा माइनस, ये देखिए क्या लिखा हुआ है,
इतना तो कोफैक्टर हो गया, देखिए इतनी वैल्यू, ये कोफैक्टर किसका है, A11 का, और जिसका कोफैक्टर है उससे कर दो मल्टीप्लाई, और वही तीनों का रो वाइज लिख दो, ओपन हो गया। आप समझ पा रहे हैं, यानी A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11, जिसे ये एनसीईआरटी में A11 लिखा है, कई बुक्स में C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो C11 लिख देंगे, एनसीईआरटी में A11 लिखा हुआ है, तो ये हो गया A11 इंटू कैपिटल A11, फिर A12 कैपिटल A12, और इसी तरह A13 कैपिटल A13। इससे आपको ये याद रखना आसान होगा कि हम कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, बात पकड़ में आ रही होगी। जहां पर Aij कोफैक्टर है इस एलिमेंट का जो बाजू में लिखा है, बाकी किसी रो से कॉलम से आप निकाल सकते हैं। अब ये हेंस लिखा हुआ है कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी किसी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए किसी रो या कॉलम का, तो आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है जो प्रॉपर्टी के तौर पे यूज भी होता है और सवाल भी बनते हैं कि अगर इनके एलिमेंट्स को किसी दूसरे के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट 0 आता है। मतलब अगर हमने ये देखिए यहां पर एक हमारा A11 है और ये जो कोफैक्टर है वो नीचे वाली लाइन का है, ये देखिए ये डिटर्मिनेंट था हमारे पास A11, A12, A13, 21, 22, 23, फिर 31, 32 और ये रहा 33। अब देखिए यहां पर अगर मैं A11 लेता हूं तो A11 का कोफैक्टर नहीं ले रहा हूं, नीचे वाले का कोफैक्टर ले रहा हूं, A21 का, ये देखिए। अब फिर A12 ले रहा हूं तो नीचे वाले का कोफैक्टर ले रहा हूं A22 का, ये समझ में आई होगी बात। और A13 का है तो नीचे का कोफैक्टर है A23 का। ऐसी सिचुएशन में जब इसका रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट आता है 0, यानी जो कोफैक्टर जो एलिमेंट हैं उसको दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो रिजल्ट 0, अपने से करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। A11 इंटू कैपिटल A11 करके करेंगे, एलिमेंट अपने कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर देगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। और अगर एलिमेंट को दूसरे रो या रो से कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो वैल्यू 0 आएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी की तरह बहुत तेजी से कई जगह सवाल करवाने में मदद करती है प्रॉपर्टी। तो ये आप समझ गए होंगे, मैंने प्यार से इसको बताने की कोशिश की है। अब ये जैसे यहां पर ये वैल्यू लिखी है, अब यहां मुझे डिटर्मिनेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करते हैं, कितने आसानी से हो जाएगा देखिएगा। यहां पर इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम कोफैक्टर वाली प्रथा से ही निकालेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, इसका मैं रो वाइज एक्सपेंडिंग रो वाइज अलोंग या एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 ऐसे लिख देंगे तो समझ में भी आएगा एग्जामिनर को कि आप किस तरीके से इसको ओपन कर रहे हैं। तो रो 1 के अलोंग हम ओपन कर रहे हैं। तो पहले वाले का आप पहले लिखिए कोफैक्टर, तो इसका अब यहां पर इतना नाटक ना करने की जगह हम क्या करते हैं, प्लस माइनस याद कर लेते हैं। -1 की पावर i प्लस जे होता है ना, तो उसके हिसाब से इसका प्लस आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो माइनस आ जाएगा, -1 की पावर i प्लस जे से कर रहे हैं, ठीक। और फिर ये अल्टरनेटिवली चलेगा प्लस, फिर यहां करोगे तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस। ये किसकी वैल्यूज है, -1 की पावर i प्लस जे की। तो बार बार आपको छेड़ना नहीं पड़ता है इससे, और फटाफट लिख सकते हैं। अब ये 1 लिखिए, अब क्योंकि +1 था तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नहीं, फिर रो कॉलम छोड़ दो, 1 -3 4 -9 पहला खुला, दूसरे में ये माइनस आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करते हो माइनस, और ये 1
रो कॉलम छोड़ दो तो 2 3 5 -9 ये वैल्यू आ गई। तीसरे में चलो फिर +1 आता है, तो मैं यहां पर आप +1 लिख सकते हैं, लिख नहीं रहा हूं लेकिन समझ रहे होगे। फिर -2 की बात करोगे तो उसको मैं -2 सीधे लिख देता हूं। इतना तो उम्मीद है पकड़ पा रहे हो। रो कॉलम छोड़ दो तो 2 1 5 4 एक्सपैंड करने का तरीका देख रहे हैं हम लोग। अब ये -1 इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 1 × -9 और +12 -1 और इसको हो जाएगा -18 माइनस प्लस यहां कुछ वैल्यू ये -3 था तो ये वैल्यू हो जाएगी +15। ठीक है, अगली वैल्यू करते हैं -2 और 8 - 5। अब इसको आप सॉल्व करके लिख दीजिए। ये वैल्यू हो गई यहां पर 3 और ये आ जाएगी +3, लास्ट वाली हो जाएगी -6 और ये वैल्यू 0 हो गई। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से डिटर्मिनेंट ओपन कर सकते हैं। ओपन करना आता होगा, मैं पूरी तरह श्योर हूं, लेकिन मैंने जैसे वादा किया है कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी सीखेगा पूरी चीज। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक कदम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से इतनी देर में आपने स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब अगली चर्चा ये होती है कि डिटर्मिनेंट से एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें एरिया भी एक फैक्टर, एरिया निकालना आता है। तो एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, आपने ये पढ़ा था क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट हों वर्टिसेस के, जिसमें एक हो x1 y1, दूसरा पॉइंट हो x2 y2 और तीसरा हो x3 y3, है ना। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखा करते थे, ऐसे लिखते थे। देखिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था जो क्लास 10th में जहां तक आपने सीखा था और उसके बाद भी इस्तेमाल किया होगा तो जानते ही होंगे। अब ये लंबे चौड़े जो फॉर्मूले को, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो लिखने में सहूलियत होती है, कैलकुलेट करने में सहूलियत होती है। ये देखिए डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस हमारे x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, और उसको आप हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इस तरह के फॉर्मूले में या इस तरह के डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हमेशा क्या लेंगे, इसका मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसमें एक थोड़ी सी तिकड़म आती, मैं भी दिखाऊंगा आपको, वो ध्यान रखिएगा, कई बच्चे गलती करते हैं। अगली स्लाइड में वो भी बताया है, कुछ भी चीज छोड़ी नहीं है, सारी चीज क्लैरिटी से दी है आपको। Since area is a positive quantity, we always take the absolute value of the determinant। जो डिटर्मिनेंट पीछे दिया है उसका हमेशा हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, क्योंकि एरिया नेगेटिव होता नहीं। अब इफ एरिया इज गिवन, अब मान लीजिए पहले से एरिया दे रखा है और कोई पॉइंट निकालने को पूछ रहा है, उस केस में क्या करते हैं, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। फिर हम इस डिटर्मिनेंट की, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे इसलिए प्लस माइनस लगा के इक्वेट करते हैं। इसका एक एग्जांपल लिया है, मैं भी करके दिखाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिले, बोलने से उतनी नहीं मिलेगी। तो कहीं पर एरिया अगर दिया हुआ है पहले से, निकाल नहीं रहे हो, दिया है पहले से, उस समय जब आप सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट हटाते वक्त वहां प्लस माइनस ले लोगे दोनों वैल्यू। और द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। अगर किसी को शो करना हो कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, ABC, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो आप क्या करें, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप 0 साबित कर दें इसी फॉर्मूले से। तो ये बराबर हो जाएगा कि यहां पर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। चलिए अगली बात करते हैं, जो एक न्यूमेरिकल, जो एक सवाल है जो इस पॉइंट को हाईलाइट करता है कि प्लस माइनस लेने वाली चर्चा। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो मैं करके अभी आपको शो करूंगा। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। देखिए ये गिवन है यहां पर एरिया, इसी की चर्चा कर रहे थे कि एरिया दे रखा हो आपको, एंड वर्टिसेस आर, ये हमारी 3 वर्टिसेस हैं।
तो K निकालना है जिसका एरिया 4 हमें आ जाए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको पता है, तो मैं यहां पर एरिया ट्रायंगल लिख देता हूं, ट्रायंगल या डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी बोले, हाफ, फॉर्मूला याद है ना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अभी पढ़ा है, सरल फॉर्मूला याद होगा। तो लिख सकते हो K01, अगला है 401 और अगला है 021। यही 3 पॉइंट हमने यहां पर मेंशन कर दिए। ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया। और ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल किसके बराबर है बेटा? यही चीज बराबर है 4 स्क्वायर यूनिट के। तो दिस इज इक्वल टू 4। तो मैं यहां लिख देता हूं हाफ K01, छोटा लिख रहा हूं जिससे कि पूरी बात इसी में आ जाए। और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है बेटा? ये 4 के बराबर है, ये गिवन है, एरिया गिवन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 2 को चाहो तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, वरना आप होल्ड भी कर सकते हो। तो 2 वहां चला जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप किसी के लॉन्ग सॉल्व करते हैं, मैं पहले रो के लॉन्ग सॉल्व कर दे रहा हूं। तो K लिख दीजिए और फिर मैं सीधे कर रहा हूं, तो आ जाएगा कितना? 0 - 2। ये देखिए रो कॉलम छोड़ा, 0 - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए K लिखा और फिर 0 - 2, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे जो 4 के बराबर हो। और दूसरी बात लिखते हैं 0, तो 0 का खलास हो गया काम। फिर आ गया 1, तो ये 1 प्लस का ले लेते हैं, और 4 × 2 यानी हो जाएगा कितना? 8। मेरे ख्याल से आप इस बात को 2 इससे मल्टीप्लाई हुए 8, ये कनेक्ट कर पाए होगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? -2 के डिटर्मिनेंट के मॉडुलस के लीजिए, मॉडुलस चल रहा है, -2 के + 8 इज इक्वल टू 8। अब जब इसको हटाते हैं आप इस समय, तो प्लस माइनस की वैल्यू ले लेते हैं, यानी +-2k + 8 बराबर 8। अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये प्लस माइनस लग रहा है कि नहीं, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2k + 8 बराबर 8, और यहां पर k की वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर आप निगेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा -2k + 8 बराबर 8, 2k - 8 बराबर 8। तो 2k की वैल्यू निकल आएगी कितनी? 8, क्योंकि ये 16/2 विच इज 8। तो आपका जो आंसर आएगा वो k की वैल्यू या तो 0 होगी या 8 होगी, ये आंसर आएगा। ये कहने का तात्पर्य था। अब यहां पर जो लगाए हुए हैं ना, यहां चाहो तो 2 डंडी खींच सकते हो। एक तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मैं कलर अलग कर देता हूं, जैसे आप, एक ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ये मॉडुलस का साइन, ये साइन है मॉडुलस का और ये डिटर्मिनेंट का है, कंफ्यूज नहीं होने का है। मॉडुलस क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की चर्चा हमारी चलती थी, तो ये 2 डंडी इसलिए लगा दी है, अंदर वाली डिटर्मिनेंट के लिए, बाहर वाली एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। तो जब ये मॉडुलस हटाओगे, ये मॉडुलस चल रहा है, ये नीली वाली डंडी है, इतना तो समझ जाते होगे, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं हूं। तो यहां पर अगर मैं ये लिखूं तो ये आपका नीला वाला हिसाब किताब है, और यही चीज यहां ये मॉडुलस वाला चल रहा है, मतलब ये ठीक। बाकी हरा वाला तो आपने ओपन कर लिया था। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। मैं हट जाता हूं, नोट कर लीजिए। जो पॉइंट यहां ध्यान देने योग्य है कि अगर एरिया दिया है तो इसको मॉडुलस वाले को हटाते हुए प्लस माइनस ले लोगे, ये ध्यान। अगर एरिया नहीं दिया है तो केवल एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, माइनस वाली नहीं लेनी है। हटता हूं, आप नोट कीजिए। अगला बात को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। तो इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। 2 पॉइंट है, 1,2 और दूसरा पॉइंट है 3,6। हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है।
तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए इसका ये कोई लाइन होगी, जो लाइन तो ना शुरू होती ना खत्म होती, इनफाइनाइट जाती। यहां कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है x, y दिख रहा है। अब इस 3 पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का एरिया शून्य कर दो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। एक्स वाई वेरिएबल है ना, तो ये क्या है, 2 पॉइंट दिए थे, तीसरा तो एक्स वाई बदलता रहेगा ना, तो एक्स वाई एक तीसरा पॉइंट हो गया। अब ये तीनों से पॉइंट से बनने वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल शून्य कर दो, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और आपकी इक्वेशन निकल आएगी। यानी क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि समझे हैं, हाफ लिखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज एक्स वाई 1 1 2 1 और था 3 6 1, और ये हमारा कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के। जो मैंने समझाया बात समझ पाए होंगे। यही इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, और याद रखना चाहिए आपको। क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स वाई कॉमा नहीं लगाते हैं, 1 x1 y1 1 x2 y2 1। तो कोई 2 पॉइंट अगर हैं x1 y1 x2 y2, तो उससे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी डिटरमिनेंट मेथड से। क्योंकि ये जो हाफ है तो किसी काम का नहीं, 0 तो उड़ जाएगा ऐसे ही। बात पकड़ में आ गई कि ये फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। खैर, अब यहां पे इस चर्चा का विषय है, तो यहां पे हम शुरू करते हैं। हाफ तो उड़ गया, इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं। तो पहला लेते हैं x +1 होता है, इसलिए +1 हो गया। 2 × 1 -6, ये -y आ जाएगा। रो कॉलम छोड़ दीजिए, 1 × 1 -3, फिर 1 ले लीजिए, और अगला हो जाएगा 6 - 6, ये वैल्यू आपकी यहां तक पहुंच रही है। अब देखिए ये हो गया -4x + 2y, और ये बराबर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो -2x + y = 0, माइनस से भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 2x - y = 0, और ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। इस तरह से आप कर सकते हैं, और मैंने फॉर्मूला भी बता दिया बड़े आराम से। अगर आपके लॉजिक और फंडे क्लियर हैं तो सब चीजें निकलती जाती हैं आसानी से। आप इसको नोट करिए, अगला सवाल हम लोग जो कॉन्सेप्ट या सवाल है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो इतनी देर में आपने नोट कर लिया होगा, एक कदम आगे चलते हैं। यहां पर अब देखिए एडजॉइंट एंड इनवर्स की बात आती है। इस चैप्टर में इसका खेल बहुत अच्छा है, बड़ा है, समझने वाला है, जिससे हम लोग अल्टीमेटली जो एक आगे सवाल बनेगा, लास्ट में जो बनता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। 3 इक्वेशंस होती हैं, उसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकालिए मैट्रिक्स मेथड से। तो वो जो कहानी है वो एग्जामिनेशन में बहुत ये भी पूछी जाती है, वो तो बहुत ही पूछी जाती है। तो उसको करने के लिए जानना जरूरी है, अभी समझेंगे धीरे धीरे। तो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। अगर हम ए का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो हमको पहले एडजॉइंट सीखना होगा, क्योंकि एडजॉइंट बिना निकाले हम इनवर्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अभी फॉर्मूला आपको दिखेगा तो आइडिया वहां से हो जाएगा कि भाई एडजॉइंट अगर नहीं जानते तो ए इनवर्स कैसे निकालते। तो अब पहले चर्चा हमारी शुरू हो जाती है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, किस बला का नाम है, क्योंकि उसी से ए इनवर्स निकाल पाएंगे हम। चलिए अगली चीज देखते हैं। अब एडजॉइंट ए के लिए चर्चा चल रही है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मान लीजिए हमारे पास 3x3 ऑर्डर की या ऑर्डर 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो आपके सामने लिखी है। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, हम लोग एक मैट्रिक्स दूसरी बनाते हैं जिसमें यहां पर इसी के कोफैक्टर लिखते हैं। ये देखिए लिखे हैं A11, ए कैपिटल A11 क्या है, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11। तो कोफैक्टर आपको याद रहे इसलिए कोफैक्टर ऑफ a11 = a11, इसी तरह बाकी। तो इससे इसके कोफैक्टर से बनी हुई एक मैट्रिक्स, और फिर उसको करते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज, ये देखिए ट्रांसपोज लिखा ये मैट्रिक्स, और उसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये मिल जाएगी। यानी इसका जो
आपका एडजवेंट ऑफ ए आएगा, उसकी वैल्यू होगी इसकी जो कोफैक्टर हैं A11, A12, A13, A21, 22 और 23 और A31, A32, A33 और इसी का बेटा ट्रांसपोज टी से भी लिख देते हैं या डैश भी लगा देते हैं। इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो आपकी वैल्यू ये एडजवेंट ए निकल आएगी। इतना ही है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है। ये देखिए कई जगह कोफैक्टर C1 C2 से लिखते हैं, तो उस तरह भी समझ सकते हैं ये जो इसका ट्रांसपोज। अब क्या है ना, कोफैक्टर निकालने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो ये सवाल जब भी आएंगे इट विल टेक्स सम टाइम। और ध्यान क्या रखना है कि जब आप इसके कोफैक्टर निकाल रहे होंगे तो गलती ना हो इसका ही आप ध्यान रख के करेंगे, क्योंकि जहां अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो उसको ढूंढने में आपका पसीना निकल जाएगा, मेहनत बहुत और समय जाया होगा, वो ना हो, है ना। चलिए ये बात आप पकड़ पाए होंगे। एक कदम आगे बढ़ाते हैं एडजवेंट निकालने में। ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। अगर बाय द वे मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की हो तो एडजवेंट निकालना बहुत सरल होता है। एक ट्रिक होती है जो इसमें बताई गई है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, A11, A12, A21, A22, तो इसका जो एडजवेंट होता है बेटा, हम क्या करते हैं, इस वाले को इंटरचेंज कर देते हैं। ये यहां पे देखिए लिखा है, इस वाले को इंटरचेंज और इनका साइन चेंज। तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो अदला बदली, A22 ऊपर और A11 तिरछा, और इनका साइन बदल देना है तो -A12 और ये रहा -A21। ठीक, बस ये आपका एडजवेंट ए मैट्रिक्स तैयार है। लेकिन ये 2x2 के लिए है, और जो हमने डेफिनेशन से पढ़ा है उससे भी निकालोगे तो यही वैल्यू आती है। वो मैं जबरदस्ती कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जबरदस्ती नहीं खींच रहा हूं इसको, तो आप समझ गए होंगे इतनी बात से। अब 3x3 का कहानी जब शुरू होगा तो हमें कोफैक्टर वगैरह निकालने पड़ेंगे। तो अब जैसे कि ये आ गई फाइंड एडजवेंट, तो मैं करके दिखाता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो ये देखिए ए है, इसका एडजवेंट निकालने का तरीका क्या है कि मैं इसका एडजवेंट जब निकालूंगा तो इससे कोफैक्टर से बनी A11, A12, A13, 21, 22, 23, A31, 32, A33 यानी कोफैक्टर हैं, इनका ट्रांसपोज लूंगा। ये A11 क्या है, कोफैक्टर्स। अब मैं A11 की जगह लिख नहीं रहा हूं, ये कोफैक्टर्स हैं ऑफ A11। इसी तरीके से बाकी चीजें डिफाइंड है। इतनी बात पकड़ में आई, तो हमें पहले क्या करना होगा, कोफैक्टर को कैलकुलेट करना होगा। तो मैं इधर करना शुरू करता हूं A11 से। तो देखिए A11 जो हमें कोफैक्टर लेना है, तो इसके कोफैक्टर में ये पहला वाला रहता है माइनस, और बाकी छोटी वैल्यू, तो मैं इसको चलो लिख देता हूं -1 का स्क्वायर, 1 + 1, बचा हुआ डिटर्मिनेंट। आप कोफैक्टर को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कर रहा हूं इसलिए सिखा रहा हूं, वरना आप सीधे ही आप कोफैक्टर धाएं धाएं लिख सकते हैं। तो मैं इसको एक तरीके से बता रहा हूं जिससे आप समझ पाए। जब स्पीड बढ़ जाए तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। तो इससे जाने वाला आप छोड़ दीजिए, तो 0 0 -2 3, ये देखिए कोफैक्टर A11 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 0 0 × -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0। अब इसी तरह हम लोग निकालते हैं A12। क्या यहां जगह है, पता नहीं, यहां करते हैं भी। देखिए A12, चलिए यहां निकालते हैं। तो -1 की पावर 3 हो जाएगी, 1 + 2, और 12 को छोड़कर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसको छोड़कर 3 - 2 1 3 लिख देंगे। तो 3 - 2 1 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 9 + 2 और ये -1 और, तो -11। ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, इतना मैं आप समझदार हैं। 9 + 2 11, और ये माइनस का एक साइन, तो -11। अगली बात करते हैं A13 की बेटा। A13 का मतलब 3 1 4, फिर 1 3 छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 3 0 1 0, 3 0 और 1 0।
अब इसको भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 यानी 0 आ जाएगा। शांति से करके देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं A21 पर, -1 की पावर 3 और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट, इसको छोड़ दो तो ये -1 2 0 3 बचा, तो -1 2 0 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -3 माइनस एक और है तो आ जाएगा +3, और ये तो शून्य है ही है। शांति से करते रहिए। फिर A22 तो -1 का 4 पावर। A22 में क्या करें आप, ये इसको छोड़ दीजिए, रो और कॉलम खत्म हो गई, 1 2 1 3 1 2 1 3 3 -2 यानी 1, और ये माइनस आ रहा है तो -3 माइनस बराबर लिखा है ना 1 2, तो ये 3 -2 यानी 1 बचा, ये +1 आ जाएगा क्योंकि ये प्लस ही है, तो +1। A23 -1 की पावर 5, और वो ये रहा A23 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये रो कॉलम छोड़ा 1 -1 1 0, तो 1 -1 1 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, क्योंकि +1 मिलेगा यहां, ये माइनस है तो दिस इज -1। अब A31 की जिक्र कर लेते हैं, यानी ये 1 वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़िए -1 2 0 -2 -1 2 0 -2, ये हो गया 2 और 0 यानी ये वैल्यू हो जाएगी केवल 2। फिर आ जाता है A32 -1 की पावर 5। अब इसी तरीके से थर्ड का सेकंड, इसको छोड़ा 1 2 3 -2 1 2 3 -2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, -2 और -6 -8 और प्लस का 8 आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब लास्ट वाला बच्चा जिसे A33 बोल रहे हैं, -1 की पावर 6, और यहां वैल्यू आ जाएगी, कॉलम रो छोड़ा 1 -1 3 0 1 -1 3 0। मेरे ख्याल से ये पूरी बात समझ रहे होंगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -+3 यानी 3 आ जाएगा, ये रहा 3। ये सारी वैल्यू निकाल दी है हम लोगों ने, ये पहली बार निकाल के आपको दिखा रहा हूं। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिस होने के बाद सीधे ही कि इसका कोफैक्टर क्या होगा, +1 आ गया और सीधे 3 - 0 आ गया, -1 आ गया तो इसका कोफैक्टर कितना होता है, माइनस लगता है, और 3 × 3 9 और ये +2, तो इससे वैल्यू निकालेंगे तो -11 आ गया। डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको करके सिखा रहा हूं इसलिए कि शांति से आप इस बातों को समझ लें। अब मैं एडज्वाइंट ए के लिए मैं कोफैक्टर से बनी हुई सीरीज रख रहा हूं, 0 -11 0, तो 0 -11 0, फिर अगली वैल्यू 3 1 -3, तो 3 1 -1, और 2 8 3, तो 2 8 3, और इसका हमें करना है ट्रांसपोज, तो एडज्वाइंट ए मिल जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम में इंटरचेंज कर देना, तो ये वैल्यू हो गई 0 -11 0, फिर 3 1 -1 2 8 3। इस तरीके से आपका ये एडज्वाइंट ए निकल आया। और ये जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी वर्किंग इसमें लग जाती है, और वो करनी ही पड़ेगी आपको। जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी जल्दी कर लेंगे आप। ठीक है, मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है ये आप नोट कर पाए होंगे और बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला चलते हैं, अगली आ जाएगी एक थ्योरम बेटा जो बड़े काम की है। इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ऑर्डर n की, उस समय a इंटू एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू एडज्वाइंट ए इंटू ए ये वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये आई हमारी ऑर्डर एन की मैट्रिक्स है।
तो इस वाली प्रॉपर्टी को आप, ऐसी दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और आगे आएगी, इसको जहन में रखिए, दिमाग में रखिए, इसका इस्तेमाल काफी होता है कि a इंटू एडजुएंट a इज इक्वल टू एडजुएंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका एक वेरिफिकेशन भी है जो आप, ये है, चलिए इसी में समझा देते हैं आपको। अब यहां पे वेरिफिकेशन देखिए, a की वैल्यू है ये डिटर्मिनेंट, और ये इसके कोफैक्टर से बनी हुई एक मैट्रिक्स आ गई। अब a इंटू एडजुएंट a जब आप करोगे, ये कोफैक्टर से बनी हुई ट्रांसपोज, ये एडजुएंट a है, ठीक। अब a इंटू एडजुएंट a आप करोगे, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी प्रूविंग पूछ लेते हैं, तो ये रहा a और एडजुएंट a, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो a11 इंटू a11, a12 इंटू a12, a13 इंटू a13, ये वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू, तो ये डिटर्मिनेंट a आ गया। अब जब सेकंड इसके एलिमेंट के लिए जाओगे तो दिस इंटू सेकंड वन, आपने भी सीखा था कि अगर कोई एलिमेंट लेते हैं और उसके दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती, शून्य। ये शून्य आ गई, आप पकड़ पा रहे हो ना। सेकंड केस यहां के लिए, पहले के लिए क्या हुआ, पहले के लिए रो इंटू कॉलम चले पहले वाले में, तो आपने लिखा a11 a11 a12 और फिर ये वैल्यू हो गई a12 और प्लस a13 a13, ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट a के बराबर, इसलिए ये फर्स्ट वैल्यू आ गई थी। सेकंड में क्या, इस केस के लिए क्या हुआ, रो इंटू सेकंड कॉलम चले हो, तो यहां लिखा है a11 इंटू a21, फिर लिखें a12 और a22, रो इंटू कॉलम, है ना, ऐसे ही निकालते हो, a22 प्लस a13 इंटू a23। अब इसकी वैल्यू आपने सीख रखी है कि कोई भी एलिमेंट का दूसरे वाली रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आता है, इसलिए वैल्यू 0 आएगी। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीखी थी, तो ये वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह इसको जब तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आ जाएगा। अब सेकंड वाला का सेकंड रो को लोगे पहले कॉलम से तो शून्य, हाँ, सेकंड रो का सेकंड से ही कोफैक्टर से जब मल्टीप्लाई होने लगा तो वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर सेकंड का तीसरे से लोगे तो वैल्यू 0, और थर्ड वाले का पहले से लोगे 0, दूसरे से 0, और थर्ड वाला थर्ड से लोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर यहां से आप जब डिटर्मिनेंट ए इस मैट्रिक्स से कॉमन, ये मैट्रिक्स है, इससे कॉमन लेंगे डिटर्मिनेंट, इस हर जगह से कॉमन चला आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो इसको, ये प्रॉपर्टी का प्रूव है। सिमिलरली आप कर सकते हो, ये a इंटू एडजुएंट ए था, एडजुएंट इंटू ए भी निकालोगे तो डिटर्मिनेंट a इंटू आई निकल आएगा, उस प्रॉपर्टी का प्रूफ हो जाएगा। तो बाय द वे, ये प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाए, इसका प्रूफ पूछा जाए तो प्रूफ कैसे करना है वो वेरिफिकेशन बाजू में बताया है, आ जाए तो कर दीजिएगा, वरना तो आप समझ गए इस प्रॉपर्टी को याद, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, कहीं लिखा मैंने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी को आप जरूर दिमाग में रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इस पे सवाल वगैरह बनते रहेंगे। ये हो गया था। अब कुछ और प्रॉपर्टी आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सवाल बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजुएंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजुएंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनते हुए दिखेंगे आपको। कोई प्रॉपर्टी पकड़ लेते हैं, उस पर सवाल आ जाता है, खासकर ये प्रॉपर्टी पे तो बहुत ही सवाल आता है। खैर, तो एडजुएंट ए बी है अगर, तो इसको जब ओपन करते हैं, पहली प्रॉपर्टी है, तो आप लिखते हैं उल्टा करके एडजुएंट बी इंटू एडजुएंट ए, ये पहली प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं जिसे दिमाग आपका पकड़ ले इसको। नंबर 2 प्रॉपर्टी जो यहां लिखी हुई है, एडजुएंट ऑफ ए ट्रांसपोज, आप क्या हो जाएगा, पूरा एडजुएंट का ए का ट्रांसपोज, इसका पूरा ट्रांसपोज। देखिए यहां इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का एडजुएंट निकाल रहे थे और यहां पूरी चीज का ट्रांसपोज हो गया। नंबर 3 बात करते हैं, एडजुएंट ऑफ एडजुएंट ए,
तो इसकी वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये नंबर, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो वैल्यू हो जाएगी a पावर n-2 इंटू ए n-2। तो a कितना का था, ऑर्डर ऑफ n से 2 कम। नंबर 4 प्रॉपर्टी, एडज्वेंट a का अगर डिटर्मिनेंट लेने गए हो तो एक कम करके लिख देते हो a का डिटर्मिनेंट। तो जैसे मैंने बोला कि तीसरी और चौथी ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर आते हैं और आएंगे इस बार भी एग्जाम में। तो इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इस पे आगे की चर्चा करते हैं। इस पे सवाल भी मैंने रखे हैं, वो भी करके आपको दिखाएंगे हम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारे पास अगर है, इसको सिंगुलर तब बोलते हैं जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होती है, तो ये कहा जाता है सिंगुलर। और आगे भी देखेंगे तो उसे लिखेंगे नॉन सिंगुलर। जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती तो वो होता है नॉन सिंगुलर। ये नाम इस्तेमाल किया जाएगा आपको। यहां पर ए जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। ए यहां पर ध्यान रखिएगा, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जिससे जब ये बातचीत की जाए तो आप समझ पाए। तो ये सिंगुलर और इसके बाजू में नॉन सिंगुलर होगा, तो वो भी देख लीजिए। ये नॉन सिंगुलर की कहानी, तो यहां पर मैंने आपको दिखाया कि जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती तो हम उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। अब कुछ थ्योरम्स हैं जिनमें से सवाल पिकअप होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहीं से अगर ये सारी बात आप कर लेंगे तो पूरे ही आप समझ जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे। तो अब थ्योरम नंबर 2 जो दे रखी है किताब में, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए बी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है और डिटर्मिनेंट बी भी 0 के बराबर नहीं है, ये नॉन सिंगुलर हो गई। इसका मतलब ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर दोनों का सेम है। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, से फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर n है, तो वहां पर जो ए बी आएगा या जो बी ए आएगा वो भी आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये बात बड़ी कीमती है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो जो क्वेश्चन बनेगा वो आप जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आप ये ट्रिक की थ्योरम जानते हैं। ए बी जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर की हो, तो ए बी या बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का। इसलिए मैंने लिख दिया कि आपका दिमाग इसको ढंग से पकड़ ले। चलते हैं थ्योरम नंबर 3 पर बेटा। ये है थ्योरम नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स। यहां पर ध्यान रखना है गया है कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की। अगर ऐसा है तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे वो डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी के बराबर होगा। लेकिन शर्त ध्यान रखिएगा कि ए बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, अलग अलग ऑर्डर की होगी तो ये नहीं होगा। ठीक, ये बात इसलिए लाल से लिख दिया है जैसे आपका ध्यान आकर्षित कर सके ये। खैर, अब अगली कहानी एक ये न्यूमेरिकल बोले या सवाल बोले, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहां दिखे लिखा है इफ, उम्मीद थोड़ा छोटा है लेकिन दिख रहा होगा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2AA ट्रांसपोज वेयर A ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं लिखूं तो मुझे निकालना है 2AAT का डिटर्मिनेंट। अब हम इससे जब बाहर निकालेंगे
तो मैट्रिक्स ए 2 ऑर्डर की है, ये अंदर पड़ा हुआ है, यहां पर मुझे लिख देना चाहिए। जब ये 2 निकालोगे तो 2 की पावर n आ जाता है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा और अंदर बचेगा a इंटू ए टी। ये कैसे हुआ? क्योंकि A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी कि जब इसको 2 अंदर रहेगा, जब बाहर निकालोगे तो 2 की पावर n आ जाएगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स n ऑर्डर की है और एक रो से कॉमन लेते हो डिटर्मिनेंट में, सारी रो से 2 कॉमन लोगे, n टाइम्स कॉमन आ जाएगा 2, तो 2 की पावर n। आप इतना ना समझ पाए तो ये पकड़े रहे हैं आप, ठीक, जिस ऑर्डर का होगा 2 की पावर 2। तो अब चलते हैं, ये हो गया 4 ए ट्रांसपोज। अब यहां ये दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ए और एडजवेंट ए दोनों सेम ऑर्डर की रहती हैं, तो उसके चलते दोनों का सेम ऑर्डर है। अब ये हो जाएगा 4 इंटू ए और ये रहा ए ट्रांसपोज। अब हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो ए के बराबर ही होता है। उस चक्कर में 4 लिखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके चलते तो ये वैल्यू 4, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 4, यानी आंसर आ गया 64। तो यहां पर ये सवाल देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, छोटी छोटी थ्योरम्स लगी हैं। अगर ये थ्योरम आपको नहीं पता है तो ये सवाल नहीं निकलेगा, या निकलेगा तो गलत निकलेगा। तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, मैंने पूरा एलोबरेट किया है जैसे आप बात पकड़ पाए, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, अगला बातचीत करेंगे आगे, ठीक है। और चलते हैं आगे, ठीक। अब देखिए आगे एक रिमार्क है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क या प्रॉपर्टी है जो नीचे लिखी है आपको दिखेगी। इन जनरल इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए, प्रॉपर्टी के रूप में एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होती है वो ए की डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस n के बराबर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे सवाल आपको खूब मिलते हैं। जहां ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर ए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इसका कंक्लूजन है वो है, और इसी को ये कंक्लूजन कैसे आया है इसको साबित किया गया है। कभी कभी ये प्रूफ भी आ जाता है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जो बच्चा अरविंद सर के वन शॉट पढ़ रहा है वो पूरी बात समझ के जाए, ठीक। तो अब यहां पर देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी पहले 2-4-5 स्लाइड पहले कि एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होती है। ये देखी थी, ये 3 देखा था ना सीक्वेंस में, एडजॉइंट ए इंटू ए, फिर ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब ए इंटू आई का मतलब क्या, आई तो होता है 1 0 0 0 1 0। आई जानते हैं ना, आई जो मैट्रिक्स होता है, अगर 3 ऑर्डर का लेंगे इसी में तो वो तो मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स को जब ए आई आप लिखते हो, डिटर्मिनेंट ए आई, तो डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए, ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। बात पकड़ में आई होगी, क्योंकि डिटरमिनेंट ए हर जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू ऐसे ही लिखी हुई है जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहां पर दोनों तरफ हम लोग ले लेते हैं डिटरमिनेंट, इधर भी ले लीजिए डिटरमिनेंट, इधर भी। तो ये डिटरमिनेंट लिया, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये मैट्रिक्स की जगह ये डिटरमिनेंट हो गया इसका, बढ़िया। अब एक कदम आगे चलते हैं, यहां पर क्योंकि एडजॉइंट ए और ए जो है दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और साथ में ऑर्डर सेम है, तो उसके चलते हम इसको प्रॉपर्टी से, जो ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए बी को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी डिटर्मिनेंट, अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो यहां पर एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, और यहां से रो से ए कॉमन लिया, यहां से भी आपने डिटर्मिनेंट ए कॉमन लिया, यहां से भी, तो 3 बार लिया तो डिटर्मिनेंट ए का पावर 3 आ गया। अब बाद में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब यहां पे ये डिटर्मिनेंट ए, इसको काटोगे तो बचेगा 2, यही नीचे लिखा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। अब ये यहां प्रूफ किया है,
इन जनरल क्या हो जाएगा, ये सबके लिए ट्रू होता है। सबके लिए ट्रू होने का मतलब कि जब भी आप एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लेने जाएंगे, जिस ऑर्डर का ए था उसका n-1 इस डिटर्मिनेंट का पावर रेस कर देंगे, उसके बराबर होगा। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपसे काफी बातचीत में रहेगी या सवालों में पूछी जाएगी। खैर, एक कदम और आगे बढ़ते हैं, काफी जानकारी इसमें आपको मिल गई होगी। थ्योरम नंबर 4 जो बोलती है वो ये बोलती है, जो आपसे चर्चा की थी ना कि ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना जरूरी है, ये बात यहां दिखती है। एडजॉइंट ए, ये देखिए, जब मैं बात कर रहा था कि भाई ये इनवर्स चाहिए तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, तो ये एडजॉइंट ए हम सीख चुके हैं। अब हम ए इनवर्स निकालने की बात करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह लीजिए, ये फॉर्मूला कैसा आया है वो यहां वेरिफिकेशन या उसका थ्योरम है। ये कंक्लूजन लिखा है, दिस इज द कंक्लूजन, जो हमको पता ही होना चाहिए। अब ये आता कहां से है, ये कंक्लूजन, इसके बारे में चर्चा की गई, इसको भी देख लेंगे जब यहां तक पढ़ रहे हैं। तो फटाफट देखते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो इन्वर्टिबल तभी होगी जब ए नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या है भाई, ए इनवर्स आप इन्वर्टिबल तभी होगी जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू शून्य ना हो। 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 ना हो, इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यही बात लिखी है इसके कॉन्टेक्स्ट में। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए, यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यहां दिख ही रहा है आपको, ये नीचे 0 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ये बात आप समझ पाए। अब इसको देखिए, इस बात को आगे बढ़ते हुए सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थ्योरम भी जो है, इस थ्योरम का भी जो प्रूफ है वो आपसे बड़ा पूछा जाता है बेटा। तो ये थ्योरम इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहां ये साबित करने की कोशिश करेंगे, ये जो ऊपर लिखी बात है, कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर हो। ये प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक उसके चलते ये कंक्लूजन हमको मिल जाएगा। तो प्रूविंग कैसे करते हैं, एक बार हम लोग ये मानते हैं कि ये नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है ए, फिर प्रूफ करेंगे। एक बार ये प्रूफ करेंगे कि इसका इनवर्स है, और ये प्रूफ करेंगे, देखो नॉन सिंगुलर निकला। ए से बी प्रूफ करेंगे, बी से ए प्रूफ करेंगे, जिससे बात इक्वल हो जाए। ठीक, तो पहली चर्चा शुरू करते हैं। लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। देखिए, यहां पर आपने ये माना कि ये इन्वर्टिबल है, और इससे अब ये प्रूफ करेंगे कि ए नॉन सिंगुलर है। सेकंड स्टेप में जो यहां कहीं लिखा होगा ए इज नॉट सिंगुलर, ये देखिए यही लिखा है ना, हाँ मेरे ख्याल से। तो कन्वर्सली मैंने पहले ये माना कि ये है, ये प्रूफ कर रहे हैं। अगले में माना कि ए नॉन सिंगुलर है, और ये प्रूफ करेंगे ए से बी, बी से ए, प्रूविंग के स्टाइल। तो यहां पर हमने माना कि एक हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की। अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते ही ऑर्डर एन की, तो बाय डेफिनेशन हमारी ये चीज एग्जिस्ट करती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। क्योंकि जब हम ये इनवर्स की डिफिनेशन ही है, ये हम लोगों ने पढ़ी हुई थी मेरे ख्याल से पिछले चैप्टर में, कि अगर कोई बी इनवर्स ए का है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा। अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए का इनवर्स होगा। तो यहां पर अब हम यहां पर देखिए ए बी बी ए आई हो गया, और इस ए बी को हम आई लिख देते हैं, ये ए बी इज इक्वल टू आई। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट दोनों तरफ ले लीजिए। जब डिटर्मिनेंट ले लिया ए बी का और आई का, तो डिटर्मिनेंट ए बी, ए और बी हमारी जो है वो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स रहती हैं, ए या ए इनवर्स का सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर इसको डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो ए डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 1। इससे क्या साबित हो गया, ये तो नंबर ही है, इनका नंबर 0 नहीं है, तो ना ए 0 है ना बी 0 है, यानी डिटर्मिनेंट ए हमारा शून्य नहीं है। इसका मतलब ए इज नॉट सिंगुलर। बात आपको समझ में आ रही है, या मैं इसको थोड़ा करके दिखा दूं?
मुझे लग रहा है इसको करके दिखा दूं, क्योंकि इस समय आप ऐसे पकड़ कितना पा रहे हैं मुझे इसका डाउट हो रहा है। जब मेहनत हो ही रही है तो पूरी होनी चाहिए। तो हम लोग मैं इसको करके दिखा रहा हूं थ्योरम 4 को। तो थ्योरम 4 का प्रूफ करेंगे हम लोग। ये थ्योरम 4 क्या बोलती थी? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल if and only if A is non-singular मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आप तक बात पहुंच जाए। अब इसको प्रूफ यहां लिख देता हूं। प्रूफ में केस 1, जैसे मैंने वाइस वर्सा की बात की थी, तो यहां पर मैं इसको देता हूं केस 1, जैसे आप बात अच्छे से समझ सकें। केस 1 क्या लेते हैं कि हमारी ए जो है वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। लेट ए बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। बाकी ज्यादा चीजें नहीं लिखूंगा, वो आप समझ जाएंगे। अब अगर ए हमारी इनवर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता ही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी is equal to BA is equal to I by definition बात बन गई। तो ये AB is equal to I है। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये AB is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ I। अब यहां पर बाई प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B is equal to 1, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डिटर्मिनेंट आई की वैल्यू होती है 1, और दूसरे वाली प्रॉपर्टी में लिख नहीं रहा हूं, वो आप कोई बात नहीं, चलो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ये बातें आप जानते और पहचानते हैं। अब यहां पर 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं है, ये तो नंबर्स है ना, डिटर्मिनेंट तो नंबर हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट ए हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब हेंस A is non-singular मैट्रिक्स। तो ये बात यहां पहला वाला केस प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ कर दिया है। सेकंड में इससे ये प्रूफ करेंगे, तो उसको भी मैं कलर को चेंज करता हूं और करने की कोशिश करता हूं कि केस नंबर 2, इसके अंदर क्या हम लोग मानेंगे? हम लोग मानेंगे A हमारा नॉन सिंगुलर है। लेट A इज नॉन सिंगुलर। उस केस में क्या है, देन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं होगी। तो ये चीज मान रहे हैं और इससे हम ये प्रूफ कर रहे हैं। ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ एग्जाम में आता है, बहुत आता है, इसलिए मैं करके शो कर रहा हूं आपको कि कोई चूक ना हो। जब मेहनत हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, तो सफलता पक्की होनी चाहिए। खैर ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब बाई प्रॉपर्टी या थ्योरम 1 से हम लिख सकते हैं ए इंटू एडजुएंट ए इज इक्वल टू एडजुएंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये थी बाई थ्योरम 1। थ्योरम 1 से जो बात हमने सीखी थी आज, उसी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, इसको और इसको ले लीजिए लास्ट वाले को, तो डिटर्मिनेंट ए को नीचे ले आइए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दोनों के लिए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। तो ए लिखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजुएंट ए, और इसको भी डिवाइड किया है तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजुएंट ए इंटू ए मैट्रिक्स, और ये वैल्यू हो गई आई के बराबर। ठीक, अब यहां पर ये ध्यान से अगर आप देखें, और इस मैट्रिक्स को मैं कलर बदलना चाहूंगा, पीला लेता हूं। अगर इस मैट्रिक्स को मैं बदला ही नहीं, अगर इस मैट्रिक्स को मैं ले लूं बी, तो ये यही तो मैट्रिक्स है, दिस इज बी। से मैं कह देता हूं, इस मैट्रिक्स को बोल दो बी, दोनों जगह वही है। तो ये फॉर्मेट हमारा क्या बन गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। और ये
जो इनवर्स होता है उसकी डेफिनेशन है। इससे क्या साबित हुआ? B इज द इनवर्स ऑफ A, यानी B की वैल्यू कितने के बराबर है? A इनवर्स के बराबर है। अगर B इज द इनवर्स ऑफ A, इसका मतलब क्या? हेंस A इज इन्वर्टिबल। इनवर्स निकल आया तो इन्वर्टिबल है तभी तो निकला, तो इसका मतलब हेंस A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इससे हमने सेकंड केस में इसको नॉन सिंगुलर पकड़कर ये प्रूफ कर दिया। तो A से B प्रूफ किया, B से A प्रूफ किया, नहीं दोनों चीज बराबर। और यहां से एक हमको बढ़िया चीज क्या मिल गई कि B हमारा इनवर्स होता है, और ये फॉर्मूला मिल गया किसका? A का इनवर्स। भाई B जो है A का इनवर्स है। तो यहां से जो मैं बात बता रहा था, हमारे हाथ में फॉर्मूला आ गया क्या कि अगर हमें A इनवर्स निकालना है तो इसका मतलब है 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडज्वेंट A होगा। ये फॉर्मूला भी निकल आया, कंक्लूड कर लिए, मतलब यहां से हमें ये भी चीज पता चल गई। तो ये मैंने करके इसलिए दिखाया क्योंकि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ है, तो रह ना जाए कोई बात। खैर आप समझ, मैं एक बार दिखा देता हूं, आप नोट करना चाहें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या ध्यानपूर्वक 2-4 सेकंड में देख लें। तो ये मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे जो मैंने वर्किंग करके दिखाई, जिससे बात पकड़ में आ जाए। और इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, ये पूरी बात कंप्लीट हो जाती है, जिससे आपको कंफ्यूजन कहीं ना रहे। खैर चलते हैं, कुछ सवाल भी इस पे लिए हैं जिससे बात को आप अच्छे से पकड़ पाएं। तो ये देखिए सवाल है, मैं कलर को वापस बदलता हूं और चालू करता हूं। तो यहां देखिए A की वैल्यू दी है और यहां लिखा हुआ है A क्यूब इज इक्वल टू 27, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ये 2022 का सवाल है। तो यहां पर हम ये जानते हैं कि A क्यूब की वैल्यू दे रखी है, इसके डिटर्मिनेंट की 27। तो ये वैल्यू हो गई देखिए A क्यूब बराबर 27, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A का मैट्रिक्स बराबर होता है A का n। ठीक, क्योंकि किसी का n पावर का डिटर्मिनेंट निकालिए या A निकाल के उसका पावर n लगा दीजिए, बात बराबर है। तो ये डिटर्मिनेंट A की पावर 3 इक्वल टू 27, तो डिटर्मिनेंट A कितना निकला यहां से? वो वैल्यू निकली 3। ठीक, अब और बात करेंगे आगे। तो ये जो A लिखा हुआ है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कितनी निकल आएगी? A बराबर 3। डिटर्मिनेंट A की बात करें अगर हम लोग तो ये डिटर्मिनेंट A ही लेना चाहिए। अब ये डिटर्मिनेंट A, इसका डिटर्मिनेंट A ले लो, तो उसका डिटर्मिनेंट रहा अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर। मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू हो गई अल्फा स्क्वायर -4, और ये बराबर किसके है? 3 के बराबर। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो अल्फा की वैल्यू हो गई +-7। ये आपका आंसर हो गया। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि अगर आपको ये नहीं पता है तो ये मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सवाल पिकअप किया कि आप ये जान पाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके हिसाब से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सवाल में। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए, ये भी 2022 का सवाल है और इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देन द वैल्यू ऑफ x, इसमें वैल्यू ऑफ x निकालने की बात की तो सिंपल एक्सपेंशन है डिटर्मिनेंट का। तो आप रो वाइज एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के हिसाब से एक्सपेंड कर दीजिए। तो क्या वैल्यू आएगी? 5 लिखिए तो समझ सकते हैं, रो कॉलम छोड़ा, -2x + 18, फिर आ गया -3, रो कॉलम छोड़ा, ये हो गया 14 और +27। तीसरे में आगे आएंगे तो -1, -42, -9x बराबर 0। ठीक है, और इसको मैं ऐसे 0 लिखता हूं,
ये टोटल वैल्यू है 0 के बराबर, तो वैल्यू आ जाएगी, इसकी सॉल्व करोगे तो आ जाएगी x बराबर 9, और ये आपका आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन, केवल डिटर्मिनेंट खोलना था और कुछ नहीं करना था, तो नोट कर सकते हैं। अगला सवाल भी हम लोग इसको देखेंगे। तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, कुछ दम था नहीं इस सवाल में। आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं आपसे और आप इसको सॉल्व करते रहिएगा। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 9 दे रखी है, राइट द वैल्यूज ऑफ 2 इंटू एडजुएंट ए। तो देखिए यहां लिखा 2 इंटू एडजुएंट ए बाई प्रॉपर्टी 2, जब एडजुएंट ए का ऑर्डर कितना होगा, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर इसका है 3, तो ये 2 की पावर 3 हो गई बाहर जाने पे, अंदर वैल्यू बची एडजुएंट ए। ठीक, ये कहां से इसको याद करके रखिए, ये प्रॉपर्टी होती है k की पावर n इंटू ए, k इज सम कांस्टेंट। इससे ये समझाया भी था पिछले सवाल में। अब आगे चलते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 यानी 8, और ये रहा एडजुएंट ए। अब एडजुएंट ए को हम एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2 यानी 3-1 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी हम जानते हैं कि अभी देखा था, एडजुएंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये किया था और मैंने ध्यान दिलाया था कि ऐसे क्वेश्चंस में बड़े काम आएंगे। तो ये वैल्यू बन गई, अब इसका स्क्वायर a इंटू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, तो a लिखा, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 इंटू 8, और ये वैल्यू हो जाएगी 648। ये आपका आंसर आ गया। तो यहां पे देखिए छोटे छोटे थ्योरम्स लग रही हैं, अगर इन थ्योरम्स के बारे में दिमाग में नहीं रही तो ये तकलीफ देती है, तो आप समझ लीजिएगा और आराम से हो जाएगा। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला एक सवाल है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। हो गया ये, अब अगला देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि a इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3 0 2 5 1 1 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी है जिसके लिए डिटर्मिनेंट a एग्जिस्ट करे। तो डिटर्मिनेंट a इनवर्स एग्जिस्ट करे। a इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो फॉर a इनवर्स एग्जिस्ट, a मस्ट बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये लिखा हमने 2 लैम्डा माइनस 3 0 2 5 1 1 3, और डिटर्मिनेंट का साइन उधर से करते तो ज्यादा दिखाई पड़ता आपको, खैर एनीवे, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको आगे कर लेते हैं यहीं पर। अब इसको ओपन कर दीजिए रो अलोंग रो वाइज। तो 2 लिखा, 6 माइनस 5, फिर माइनस लैम्डा, ये हो गई 0 माइनस 5, 0 माइनस 5, फिर हो गई वैल्यू माइनस 3, 0 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0, 5 लैम्डा is not equal to minus 8, तो lambda is not equal to minus 8 by 5। तो lambda की वैल्यू, lambda can have any value other than lambda is equal to minus 8 by 5। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह इसको भी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं जिससे आपको क्लैरिटी बनती रहे काफी बेहतर। तो ये मेरे ख्याल से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। नोट कर लिया होगा अब तक। अगला देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन बेटा, ये भी 2022 का सवाल है।
द इनवर्स ऑफ -4 3 7 -5 इज, इसका इनवर्स निकालने की बात है तो हम पहले सबसे पहले क्या चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए चेक किया हमने और ये 20 माइनस 21 ये -1 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये पहले आपको हमेशा ये टेस्टिंग करनी है, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो ए का हम लोग एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर से बना हुआ फिर उसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो आपको हम लोग ने जानते ही थे कि इसकी ट्रिक से अगर बात की जाए एडजॉइंट ए के लिए, इन दोनों की अदला बदली, इस पे माइनस साइन लगा दो 2/2 के लिए। तो अदला बदली की तो -5 -4 -3 -7, ये देखिए बात आपकी आ गई एडजॉइंट ए। ये ट्रिक सीखी थी 2/2 के लिए। अब ए इनवर्स की बात करें तो 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए है -1 -5 -3 -7 -4। अब 1/-1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, सब बदल के पॉजिटिव हो जाएगा और ये अब आपका ए इनवर्स आ गया है एंड दिस इज योर आंसर। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो इसको भी नोट कर सकते हैं, अगला सवाल देखेंगे तो उसको मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। एक कदम और आगे चलते हैं, आइए। अगला सवाल ये, इसमें भी ए इनवर्स निकालने की बात है। 3/3 का दे रखा है और ए इनवर्स निकालने के लिए पूछ रहा है। अब इसको आप अगर करेंगे तो पहले सबसे पहले चेक करिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है। तो डिटर्मिनेंट ए 1 0 0 0 1 0 59 69 -1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे 1 से खोलिए तो 1 -1 यानी केवल 1 आ गई, ठीक है ना, बाकी तो 0 ही है। 1 से खोला -1 और ये वैल्यू हो गई -1, ये देखिए, ठीक। तो यानी ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम लोग एडजॉइंट ए की तरफ चलेंगे। तो एडजॉइंट ए में पहले इसके कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स डालेंगे। तो कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स आप बनाएंगे ऐसे, एडजॉइंट ए, और अगर आप डायरेक्ट करें तो 1 का कोफैक्टर निकालें तो कितना आ जाएगा, -1। इसी तरह -1 0 -59 0 -1 -69 0 0 1 का ट्रांसपोज। कोफैक्टर कई 0 हैं तो इसका जो कोफैक्टर से बड़ी जल्दी निकल आएंगे। जैसे ही 1 लोगे आप, 4 बचे, -1 आ गया, 0 लिया, ये घटाया, ये 0, ये भी 0 0 आ गया, तो बड़ी आसानी से इसका कोफैक्टर निकाल पाओगे। इसका ट्रांसपोज कर दो तो -1 0 -59 फिर 0 -1 -69 0 0 1, ये एडजॉइंट ए है। और हम जानते हैं कि ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब यहां क्योंकि -1 वैल्यू आई थी तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/-1 से। मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, तो साइन चेंज कर दीजिए बस। 1 0 0 0 1 0 59 69 और -1, और ये जो मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स ए आ गई है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द आंसर। तो आंसर इज हमारा ऑप्शन नंबर ए।
इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो हटता हूं, नोट कर लें, फिर आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। एक सवाल और लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक आपने नोट कर लिया होगा, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं जिससे आपको काफी अच्छा सा समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है A इज इक्वल टू दिस वन इज द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स B। ये हमारी B का एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स B है, देन B इनवर्स इज इक्वल टू। तो B इनवर्स इक्वल टू निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट A को पहले चेक कर लो कि इसकी वैल्यू शून्य है कि नहीं है। तो इसको आप चेक करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी 2, नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां क्या गिवन है, आपको गिवन है A की वैल्यू बराबर है एडजॉइंट ऑफ B के, इज द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स B। ठीक है, दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट B। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 2 है, तो एडजॉइंट B का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आ गई 2। ये बात भी हमारी समझ में आ गई। अब देखिए, जो एडजॉइंट B होता है बाय प्रॉपर्टी, एडजॉइंट B का डिटर्मिनेंट वो B का ऑर्डर से एक कम, ऑर्डर है यहां पर 3/3, तो ये डिटर्मिनेंट B का 3 - 1 यानी डिटर्मिनेंट B का स्क्वायर। ये भी बात हमारे समझ में आ गई। तो B की वैल्यू कितनी हो गई, B स्क्वायर बराबर एडजॉइंट B का डिटर्मिनेंट यानी 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू ±√2। ये वैल्यू हमारे यहां कैलकुलेट हो गई। B इनवर्स की बात करें अब हम लोग, तो B इनवर्स क्या होगा, 1/B एडजॉइंट ऑफ B। 1/B का मतलब है ±1/√2, एडजॉइंट B का मतलब था डिटर्मिन A मैट्रिक्स। अब यहां वैल्यू रख दी, बस ये आंसर आ चुका है, इसी फॉर्म में दिया है शायद, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर है आपका D। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इसको बनाइएगा, बन जाएगी। ये जो बाकी वैल्यू लिखी है बाई प्रॉपर्टी लिखी है कई जगह, ये बाई प्रॉपर्टी था जो आपको पढ़ाया है अभी, और बाकी बातें आप समझ गए होंगे, सीधी बातें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये कई सवाल मैंने करा दिए जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब जो इसका आखिरी बड़ा सा टॉपिक रहता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स और कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो उस तरफ हम लोग लेके आते हैं आपको, जिससे आप पूरी बात, पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ जाए। तो यहां पर देखिए बात पकड़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में, कि कंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहते हैं। पहले ये पता तो हो, फिर बात करेंगे कैसे ढूंढना है। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज सोल्यूशन। एक सोल्यूशन हो या मोर हो, लेकिन सोल्यूशन एग्जिस्ट करें। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम है, और अगर किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं है, एग्जिस्ट करते, तो इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। जिसमें सॉल्यूशन है ही नहीं, तो इसमें इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। अब इन दिस चैप्टर अब यहां पर इस चैप्टर में क्या है कि यूनिक सॉल्यूशंस की ही बात हमारे चैप्टर में लेके बोली गई है। तो यूनिक बात में, यूनिक सॉल्यूशन में मतलब यहां पर कंसिस्टेंट में तो मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, लेकिन मैनी सॉल्यूशंस का जिक्र हम नहीं करेंगे। कोर्स हमारा यूनिक सॉल्यूशन की तरफ ही ले जाता है हमको। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पाएंगे, फिर कुछ बातें और भी। मान लीजिए 3 इक्वेशंस दे रखी, 3 वेरिएबल है x y z, आपको दिख रहे होंगे, ये x है, y है, z है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। इसी तरह 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1, 2 और ये रही इक्वेशन 3।
मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखिए, ए एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखा होता है, A1 B1 C1 ये, फिर A2 B2 C2 सेकेंड रो, A3 B3 C3 थर्ड रो। ये एक मैट्रिक्स है ए जहां पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं। फिर दूसरी कैपिटल एक्स होती है जहां पर एक्स वाई जेड कॉलम में लेते हैं। इसको देखिए 3x3 में बन गई, ये कॉलम में बन गई एक्स वाई जेड। और इसी तरह तीसरी भी बन जाती है कॉलम में, D1 D2 D3। और इसको इस सिस्टम को लिखते हैं AX बराबर B, ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम को। A जहां पर ये मैट्रिक्स है, B जहां पर ये है, X ये है, B वो है। और ये देखिए लिखा है, ये A है, ये X है और ये B है। तो इस तरह से मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। और रिप्रेजेंट करने के बाद कैसे क्या सॉल्यूशंस हमारे पास आएंगे इसका जिक्र करेंगे हम लोग। तो पहली बात देखते हैं हम लोग, केस 1, इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई A अगर नॉन सिंगुलर है तो हमारा सॉल्यूशन यूनिक आएगा, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हमको मिल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो देन इट इनवर्स एग्जिस्ट नाउ, ये देखिए यहां पर है, ये इस समय हमें जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो हमें यूनिक सॉल्यूशंस मिलते हैं। यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है और आप इसको पकड़ के ही रखिए। कैसे यहां पर करते हैं, प्रोसेस क्या है, AX बराबर B हमने शुरू में लिखा था, दोनों साइड A इनवर्स ले लीजिए, A इनवर्स AX बराबर प्री मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इसे, पहले A इनवर्स लगा रहे हो ना, प्री मल्टीप्लाइंग देखिए लिखा हुआ है। अब यहां पर A इनवर्स इंटू A लिख लो, इंटू X बराबर A इनवर्स B। A इनवर्स इंटू A क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो IX इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। अब यहां पर ही बात करें तो I इंटू X तो देगा X ही ना, तो X इज इक्वल टू क्या आ गया, A इनवर्स B। यानी अगर हमारा A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ A इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, उस समय A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और X की वैल्यू A इनवर्स B से हम निकाल लेंगे। ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सिस्टम है और यूनिक सॉल्यूशन देगा। X की एक वैल्यू, Y की एक वैल्यू, Z की एक वैल्यू। तो ये पहला केस हो गया जब हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। अब मान लीजिए, अब केस 2 जब नॉन, ये कहानी थोड़ी और रायता घोल दे तो वो मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं। एक चार्ट समझ लीजिए, डिटर्मिनेंट A अगर हमारा 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर है, ये इसकी चर्चा हमने कर ली है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस समय सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इसके सॉल्यूशन है और यूनिक है, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशंस गिवन बाय X बराबर A इनवर्स B। अब दूसरी कहानी क्या है कि मान लीजिए डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की कहानी में अब आगे क्या इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे या होंगे? तो इसके लिए 2 टेस्ट हो जाते हैं। एक टेस्ट होता है जिसकी बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि इसके मोर देन वन सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो अब उसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ता है एडजॉइंट A इंटू B। यानी अब हमें अगर इफ डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 आ गई, देन एडजॉइंट A इंटू B हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो सिस्टम और इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन आ रहे हैं। और यही कहानी अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर ना आए, अब एडजॉइंट A इंटू B 0 ना आए तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो इस बात से आप पूरी चीज, इसका पूरा खांचा तैयार कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं जिससे आप इस बात को पकड़ पाएं और फिर बात करेंगे आगे। ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं जिससे बात और
क्लैरिटी की तरफ आपको ले जावे। अब यहां लिखा एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है क्या इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो कंसिस्टेंट, नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस लिखी हैं। अब यहां पर मैं ए अगर बनाऊं या मैं डायरेक्टली, अच्छा ए बना देता हूं पहले। 5 - 1 4, 2 3 5, 5 - 2 6। इसके कोफिशिएंट्स को लिख दिया है, ये जो दिख रहे हैं आपको। ठीक, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब x का मतलब कॉलम में x y z। और इसी तरीके से अगर b की वैल्यू की बात करें तो कांस्टेंट टर्म होते हैं इक्वल टू के बाद वाले 5 2 -1। ये कहानी है। अब यहां चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है। अगर डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर है, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो डिटर्मिनेंट a आप निकाल लीजिए। 5 - 1 4, 2 3 5, 5 - 2 6। along रो 1 के along खोला 5 18 प्लस 10 -1 यानी कि +1 हो जाएगा। फिर रो कॉलम छोड़िए 12 - 10, तो 12 - 25, 12 - 25। फिर अगला था 4 और यहां पर रो कॉलम छोड़ दीजिए -4 और -15, ये वैल्यू। अब यहां पे ये हो गया आपको 28 × 5 यानी 140। यहां वैल्यू आ जाएगी -13 -76। तीनों को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ गई 51 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, यानी A इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी A इनवर्स एग्जिस्ट्स, यानी ये जो सिस्टम है कंसिस्टेंट है विद यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम is consistent with unique solutions। तो ये बात आप समझ पाए होंगे, पूरी चीज मैंने करके दिखाई जैसे आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, अगली बात देखते हैं कि क्या कहानी आती है। अब एक ऐसा केस लेते हैं जहां पे डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 मिल जाए, फिर वो एडजॉइंट A × B जो करते हैं वो करना पड़े हमको, फिर वहां हम ये समझ पाए कि भाई कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आप नोट कर चुके होंगे। तो अगले एक सवाल को लेते हैं बेटा, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। इसमें भी A B C वही बनाओगे, तो मैं साइड में लिख देता हूं यहां से। तो A लिखिए, A हो गया 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। x हो गया x y z, और इसी तरह B मैट्रिक्स हो गई 2 -1 3, ऊपर से बना ली। अब हम डिटर्मिनेंट A देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये है 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। इसको कैलकुलेट करते हैं, रो वाइज खोल दो तो 3 लिखा, 0 -5 +1 0 +3 -2 0 -6। तो ये वैल्यू आप निकालेंगे, यहां आ जाएगी -15 3 और +12। अब यहां पर ये देखिए 0 आ गया। डिटर्मिनेंट A इज 0, यानी ये क्या हो गई, A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे, हमको अब टेस्टिंग करनी है अगली। सो अब सिंगुलर मैट्रिक्स है, A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। तो अब नाउ स्टेप नंबर 2, जहां हमें एडजॉइंट A × B निकालना पड़ेगा, फिर हम इसकी चर्चा कर पाएंगे। अभी इसके बाद हम यहां पर हम
कुछ नहीं कह सकते, जो हम लोगों ने सीखा था। एडजॉइंट ए इंटू बी निकालने के बाद अगर वो शून्य के बराबर होता है, नहीं होता है, वहां हम ले जाएंगे इसको। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर रहा हूं जहां हम लोग एडजॉइंट बी निकालेंगे। तो आते हैं अगली स्लाइड पर, और पहले में कोफैक्टर ऑफ ए लेने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स, मेरे ख्याल से कोफैक्टर तो यहीं लिख लेते तो बेहतर होता, जगह है थोड़ी, तो मैं कोफैक्टर यहीं लिख लेता हूं कलर बदलते हुए। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, A11 का जिक्र डायरेक्ट करेंगे, नहीं तो समय बहुत लगेगा। A11 इसी के 3 का कोफैक्टर कर रहे हैं हम लोग, तो आ जाएगा देखिए -5, ये 0 से 0, और ये हो गया -1 इंटू 1, और एक माइनस पहले से था तो -5। इसी तरीके से बात की जाए तो A12 इसकी बात कर रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी -3। फिर A13 इस तीसरे की, तो ये वैल्यू आ जाएगी -6। फिर हम आ जाते हैं A21 पर, तो A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21, ये तो रो कटा माइनस +10 आ गया। A22 की वैल्यू हो जाएगी, ये रो कॉलम गया और वैल्यू हो गई 6। A23 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये रो कॉलम गया -15, और ये ऊपर से एक ये वैल्यू थी, तो ये हो गया -15 और 3 इंटू -1 यानी +3, तो ये 823 आ रहा है। तो बेटा 823 की वैल्यू हो जाएगी 12, इससे लेके करेंगे तो ये विच इज 12। अगली करते हैं A31, तो A31 मतलब ये हो गया, रो कॉलम घटी, तो ये हो गया माइनस और वगैरह, तो 5। फिर A32 ये वैल्यू तो कॉलम और रो चली गई, तो ये 4 बचे, तो -3 आ रही है, और फिर एक माइनस आ जाएगा, तो यानी 3। A33 ये वैल्यू रो कॉलम गया, तो 6 वैल्यू आ गई इसकी। तो ये जो कोफैक्टर्स हैं, इसको निकालने में थोड़ा सा वक्त निकलेगा आपका, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक निकालिएगा, गलत हो जाएगा तो करते नहीं बनेगा। अगले स्लाइड पे लेते हैं, बाकी चर्चा करते हैं हम लोग। तो अगला स्लाइड डाल दिया था। अब यहां पर अब अगर आप एडजॉइंट ए निकालने जाएं, अब एडजॉइंट ए, तो जो कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज, तो वो देख लेते हैं क्या थी। -5 थी शुरू में, -5 -3 -6, तो -5 -3 और 6, -6 का ट्रांसपोज। आगे सेकंड देखते हैं, 10 6 12, 10 6 12। अगला देखते हैं 5 3 6, 5 3 6, तो ये वैल्यू हो गई 5 3 6। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो -5 -3 -6, 10 6 12, 5 3 6, ये हमने एडजॉइंट अभी निकाला है बेटा। अब एडजॉइंट ए इंटू बी करके देखना है, तो हम यहां लिखते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। तो -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, और जो b की वैल्यू थी वो थी b 2 -1 3, -1 3। देखिए थोड़ी सी वर्किंग हो जाती है इसमें, तो ये थोड़ा सा ध्यान लेके चलिएगा। अब हम लोग कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी तो रो इंटू कॉलम करेंगे, तो ये हो गया -10 +15। अगला 3 -6, फिर -6 +9, फिर -12 +18, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, -5 -3 -6, और ये नल मैट्रिक्स नहीं है, 0 के बराबर। इसका मतलब है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, यानी एडजॉइंट
ए इंटू बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसका मतलब है सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ये भी मैंने निकाल के दिखाया। अगर ये शून्य के बराबर आ जाता तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते। ये मैंने देखिए एक फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए, कहां गया ये, यहां पर अगर ये शून्य आता तो मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते। ये कहानी आ गई तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ये बात भी जाननी जरूरी है। मैंने एक एक एग्जांपल भी ले लिया जिससे आप इसको अच्छे से सीख पाए। तो मैं हटता हूं, आप इसको कर लीजिए नोट मेरे ख्याल से। तो ये यहां से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। फिर अंतिम सवाल आएगा जहां पर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। इतनी वर्किंग तो यहां कर ही चुके हैं, कोई समस्या यहां बनती नहीं है। अब इसके बाद अगला देखिए ये कैसे किया है जिससे आपको अंदाजा हो जाए। चलिए तो इसके बाद अगली बात देखते हैं जहां पर इक्वेशन को सॉल्व करने की बात हमारे सामने आती है। इस ऐसे सवाल दीज क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर आपको मिलेंगे, तो इसका ध्यान रखना होगा हमको। आगे करते हैं। तो यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वन। इसके प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना है। अभी जो इक्वेशंस हैं उसको मैं साइड में लिख लेता हूं कि ए बी सी क्या हमारे पास आने वाली है। तो ए यहां पर लिखूं, 2-3 स्लाइड में जाएगा ये। तो 1 - 1 2, तो 1 कोफिशिएंट्स को लिख रहा हूं, फिर 2 - 3 1, फिर 3 - 2 4। एक्स की बात करूं तो एक्स वाई जेड। बी की बात करूं 1 1 2, ये एक्स वाई जेड हो गया। अब यहां पर इस अगर कोई हम लोग इसको जो है सी मान लेते हैं। ये 1 - 1 देखिए मिल रही है, तो इस मैट्रिक्स को सी मान लीजिए। लेट सी इज इक्वल टू, अभी आपको दिखाता हूं मल्टीप्लीकेशन, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ये सी मिल गया। तो अब ये ए है, ये सी है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी ये देखते हैं। तो यहां पर ए इंटू सी कर देते हैं। दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए की जगह लिख दीजिए 1 - 1 2 2 - 3 1 3 - 2 4, और ये रहा सी -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखेंगे कि ये मिल जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए करके देख लीजिए, 1 × -2 यानी ये वैल्यू बनी -2, फिर -9 और +12। ये देखिए वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरह बाजू का लिखेंगे तो 0 - 2 +2 आ जाएगा, 1 + 3 - 4। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, रो इंटू कॉलम करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या दे देगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अगर हम दोनों साइड A इनवर्स ले लें तो A वैसे तो आप सीधे ही लिख सकते हैं, लेकिन मैं सीधे नहीं लिख रहा हूं, जो प्रॉपर तरीका है मैथ्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। A इनवर्स ले लिया दोनों साइड, प्री मल्टीप्लाइंग जिसे आप बोलते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स। फिर ये वैल्यू हो जाएगी A इनवर्स A इंटू सी बराबर A इनवर्स I। A इनवर्स I का मतलब A इनवर्स ही रहता, I का कोई मतलब नहीं रह जाता मल्टीप्लाई होके। A इनवर्स A कितना होता, I इंटू सी बराबर A इनवर्स। यहां से A इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, C के बराबर। यानी A इनवर्स जो ये इसका जो इनवर्स आएगा वो आपका इस C के बराबर है। ये प्रूफ कर पाए आप यहां।
ये मल्टीप्लाई करने के बाद ही आप पकड़ पाएंगे इसको। तो आप समझ गए ना कि हमारी जो मैट्रिक्स सी है वो ए का इनवर्स है। अब यहां पर मैं इसको मेंशन कर देता हूं, फिर अगली स्लाइड में चलेंगे। यानी ए इनवर्स की बात करें तो सी है विच इज -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ये इनवर्स यहां पे दिया हुआ है। अब हम और आप जानते हैं, अगली स्लाइड में लेते हैं, जहां पर येलो कलर ले लेते हैं, जहां पर x ए इनवर्स हमें मालूम है और हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ए इनवर्स बी से, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा यूनिक सॉल्यूशन है? तो ये जो वैल्यू थी इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लेंगे, और डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, दिस इज नॉन जीरो, इसलिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और वो निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ए इनवर्स निकल आया है, इसका मतलब ये जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर होता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करता। ठीक, तो इसको निकालने की भी आवश्यकता नहीं, यूनिक सोल्यूशन ही है, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां लिख दो ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो वी हैव यूनिक सॉल्यूशंस। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे? x इक्वल टू ए इनवर्स बी से। यहां x की वैल्यू थी x y z, ए इनवर्स अभी पीछे हम लोगों ने निकाला है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। और रही बात b की, तो b हमारा वैल्यू था 1 1 2 1 1 2। अब हमें इसको करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो इंटू कॉलम, -2 इंटू 1 यानी -2, फिर आ जाएगा +0 +2। अगली बात 9 +2 -6 रो इंटू कॉलम, फिर इसका रो इंटू कॉलम 6 +1 -4, यानी ये वैल्यू कितनी बन गई? ऊपर की वैल्यू बन गई 0, ये बन गई 5 और ये बन गया 2 3, 7 में से 4 गए 3। अब यहां पर x y z मैट्रिक्स बराबर हो गई 0 5 3। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू आ गई 3। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। मैं आपको पीछे शो कर देता हूं, जैसे इसका सॉल्यूशन नोट कर पाए। और अगर मान लीजिए ऊपर इसमें जैसे इन्होंने एक कहानी दे दी थी कि इसका इस्तेमाल करिए और सवाल करिए इनवर्स के लिए, तो हमने देखा ए इनवर्स पका पकाया हमको मिल गया है। अगर ए इनवर्स पका पकाया ना मिले तो ए इनवर्स निकालने का जो सिस्टम हमने पढ़ा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, वो पूरा प्रोसेस को फैक्टर वाला करना पड़ेगा, फिर निकलेंगे। तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आता है आपको, लेकिन ये सवाल में एक अच्छी बात क्या रहती है कि अगर ये आप केयरफुली कर लेते हैं तो अंत में जो वैल्यूज निकली हैं वो पुट करके चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में कि सही है गलत। और सही है तो आप पक्का हो सकता है कि जितने नंबर का सवाल है वो हमारे जेब में आ ही गए हैं। तो मुझे तो ऐसे सवाल बड़े पसंद थे अपने समय में, जिसको मैं श्योर हो सकूं करने के बाद कि यार मेरा बिल्कुल पक्का सही है, वही श्योर हो जाए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही, बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है इससे। लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी, कहीं पर गड़बड़ी अगर कैलकुलेशन में हो गई तो परेशानी का कारण बन सकती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये आपके सामने इक्वेशन थी जिसे हम लोग करने की बात कर रहे थे। इसको थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूं जिससे पूरी बात आपको दिखाई पड़े। ये यहां तक पूरी बात आपको दिख गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें बेटा। और इसके बाद अगली वर्किंग यहां रही जिसे आप नोट कर सकते हैं। ये तो इस तरीके से देखिए पूरे चैप्टर को करा दिया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और मैं हमेशा आपसे बोलूंगा, क्योंकि ये कड़ी मेहनत आपके लिए हो रही है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल हो, आपको मदद मिली हो, तो आप अपने किसी दोस्त को ये शेयर जरूर कीजिएगा, एक दोस्त को कम से कम।
उसको मिलेगा अच्छा कंटेंट और मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन की ऐसे अच्छे वीडियो, अच्छा सपोर्ट आपको ऑफर करना है। आपकी तरफ से अरविंद सर को ये होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। और याद दिलाने के लिए कि अरविंद सर के वन शॉट औरों से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स आपको कवर करके दिए जाते हैं। साथ में जीरो टू हीरो सीरीज है, किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा तो भी समझ जाएगा। पढ़ाते वक्त आपने देखा होगा प्योर टीचिंग थी, कोई फालतू टॉक्स नहीं थी। और इसका प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए तो प्रेजेंटेशन मिलेगा अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आपको मिल जाएगा अरविंद एकेडमी ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके डाउनलोड कर लें। स्टोर सेक्शन में कई बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं जो आप लेके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय।